चैप्टर्स 1965, 1966, 1967, 1968 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1965 वो ए फ्लैट भी फंग जिउगे हाई था स्टोन लोटस आइलैंड पर। फंग जिउगे रेड लोटस से मिली यादों को देख रहा था। वो वापस असलियत में लौटा। रेड लोटस की विल एक असली इंसान जैसी थी, एकदम जिंदा। मेरी यादों के अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए दो चीजें हैं। एक है रैंक 8 फ्यूचर सेल्फ किलर मूव और दूसरा है डेस्टिनी गू का इमॉर्टल गू रेसिपी। इसके बाद रेड लोटस की विल ने डिटेल में समझाया, रैंक 8 फ्यूचर सेल्फ किलर मूव तुम्हें पाल भर में सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ दे देगा। आखिरकार तुम पहले से टे ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल के डाओ गार्डियन हो। हिस्ट्री में जब तक डाओ गार्डियंस मैच्योर हुए हैं उनके पास ऐसी कल्टिवेशन लेवल हमेशा रही है। फ्यूचर सेल्फ तुम्हें इस पाल में अपने फ्यूचर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट को इस्तेमाल करने देगा। जहां तक डेस्टिनी गू के इमॉर्टल गू रेसिपी की बात है, भले ही ये एक अधूरा गू रेसिपी है, लेकिन इसे यूएस डेस्टिनी सॉन्ग के हिसाब से बनाया गया है जो तुम फ्यूचर में बनाओगे। इसका ओरिजिन तुम्हारे डेस्टिनी सॉन्ग जैसा ही है। 1000 साल बाद तुम कंप्लीट डेस्टिनी सॉन्ग बना लोगे, लेकिन मैं वो तुम्हें सीधा नहीं दे सकता क्योंकि फेट गू अभी तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो इसकी इजाजत नहीं देगा। इसलिए मैंने एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, यूज एक रैंक 9 डेस्टिनी गू रेसिपी में बदल दिया। इससे तुम्हें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, तुम डेस्टिनी सॉन्ग को उसके शुरुआती रूप में समझ जाओगे। फंग जिउगे ये सुनकर काफी आहट हुआ। रेड लोटस की विल से मिली ये सच्ची इनहेरिटेंस उसकी जरूरतों के लिए एकदम परफेक्ट थी, वो माना कर ही नहीं सकता था। लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया, उसने रेड लोटस की विल के शब्दों के पीछे का मतलब फौरन समझ लिया। डेस्टिनी सॉन्ग का शुरुआती रूप? फंग जिउगे ने पूछा। रेड लोटस की विल ने सर हिलाया, हाँ। अगले 1000 सालों तक तुम डेस्टिनी सॉन्ग को कई बार मॉडिफाई करोगे। आखिरकार तुम इस किलर मूव को बेहद गहरा बना दोगे। आखिरी मॉडिफिकेशन में इस किलर मूव में अपने आप ग्रो होने की एबिलिटी आ जाएगी। जितने ज्यादा गू इमॉर्टल्स इसकी चपेट में आएंगे उतना ही ये उनसे डेस्टिनी की पावर निकाल कर और ग्रो कर सकेगा। ये एक बेहतरीन किलर मूव है, लेकिन मुझे तुम्हें एक चीज याद दिलानी है। जब तक फेट गू मौजूद है तुम्हारा डेस्टिनी सॉन्ग दबा हुआ और सील्ड रहेगा। फंग जिउगे ने अपना सर हिलाया। रेड लोटस डेमन वेनरेबल, इस सच्ची इनहेरिटेंस के लिए शुक्रिया। मैं आपका मतलब समझ गया हूं, बल्कि इससे पहले फैंग युआन ने मुझे कई बार याद दिलाया था। लेकिन मैं सिर्फ आपकी सच्ची इनहेरिटेंस की वजह से फेट को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा या हेवनली कोड के खिलाफ नहीं जाऊंगा। रेड लोटस की विल हल्के से मुस्कुराई, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने फेट से आजाद होने की ये जरूरी ताकत तुम्हारे हाथों में राखी है। अब तुम क्या चुनते हो ये तुम पर है। फैसला तो आखिर में तुम ही करोगे, नहीं? फंग जिउगे भारी दिल के साथ स्टोन लोटस आइलैंड से निकल गया। फेट ने रेड लोटस डेमन वेनरेबल के साथ बेहतर सलूक किया। भले ही उसने उसके माँ बाप और प्रेमी को छीन लिया, उसने उस बेजोड़ टैलेंट और एप्टीट्यूड दिया, उसके पास सुप्रीम ताकत और स्टेटस था। लेकिन रेड लोटस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लोग कठपुतलियां नहीं होते, उनके अपने विचार होते हैं। जब वेनरेबल रेड लोटस ऐसा था तो मैं एक डाओ गार्डियन क्या चीज हूं? फंग जिउगे ने अपने बारे में सोचा। फंग जिन हुआंग को बढ़ते हुए देखना सच में उसके माँ बाप के लिए खुशी और आनंद ला सकता था। उसके डाओ गार्डियन स्टेटस को छोड़ भी दें, उसके बिना भी फंग जिउगे अपनी बेटी को डिफेंड क्यों नहीं करेगा? लेकिन क्या ये डाओ गार्डियन स्टेटस कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद है और मैं सच में चाहता हूं? फंग जिउगे ने अपने दिल में खुद से पूछा। सच्चाई ये थी कि किसी ने उससे इस बारे में कभी पूछा ही नहीं था। चाहे वो ड्यूक लॉन्ग हो, कीन डिंगलिंग या स्पिरिट एफिनिटी हाउस के सुप्रीम एल्डर्स, किसी ने उससे नहीं पूछा। ऐसा था जैसे ये स्टेटस एक शान थी, इसे स्वीकार करना एक नेचुरल चीज थी। फंग जिउगे को इसे पाकर खुश होना चाहिए था, ऐसा फालतू सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? फंग जिउगे ने एक और गहरे सवाल के बारे में सोचा, लोग जीते क्यों हैं? ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी और गहरी थी। इसका जवाब हर इंसान के हिसाब से अलग होता। 1000 लोग 1000 जवाब देते, बल्कि एक ही इंसान अलग अलग टाइम पीरियड्स पर अलग अलग जवाब देता। फंग जिउगे इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। वो सिर्फ एक कदम पीछे हटकर खुद से सच्चाई से पूछ सकता था, मैं किस मकसद के लिए जीता हूं? फंग जिउगे अपनी जिंदगी के अनुभवों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब वो छोटा था तब यूज म्यूजिक से प्यार था। उसने बिना हिचकिचाए साउंड पाथ कल्टिवेट किया। अपनी कल्टिवेशन जर्नी की शुरुआत से वो कुल 9 गाने बनाना चाहता था, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, सभी जीवित प्राणियों को एक्सप्रेस करने के लिए,
और हेवन एंड अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद उस एक पहाड़ी घाटी में एक अनोखा मौका मिला। उसने गलती से एक साउंड पथ के महान एक्सपर्ट, स्पेशल साउंड इमॉर्टल मास्टर की विरासत खोज ली। उसने अकेले इस घाटी में कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। उस बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वो म्यूजिक के आनंद में डूबा हुआ था। वो हर दिन संतुष्टि के साथ कल्टिवेट करता और जीता। इस घाटी में उसने आसानी से जरूरी ट्रिब्यूलेशन पार कर ली और बिना किसी हंगामे के रैंक 6 गू इमॉर्टल बन गया। गू इमॉर्टल बनने के बाद फंग जिउगे में ना तो कोई गर्व की भावना थी और ना हाई शो ऑफ करने की इच्छा। सब कुछ नेचुरल, साधारण और सरल था। उसने घाटी में कल्टिवेट करना जारी रखा और अपने इमॉर्टल एपर्चर को डेवलप किया। रैंक 6 से रैंक 7 तक पहुंचा। एक दिन डूगू इमॉर्टल्स घाटी में आए। उन्होंने फंग जिउगे के साथ गाना गाया। उस वक्त रात का समय था। चांद आसमान में ऊंचा था और हल्की हवा चल रही थी, जिससे घाटी की एक झिलमिलाती झील में लहरें उठ रही थी। जैसे ही तीनों गू इमॉर्टल्स ने मिलकर गाना शुरू किया, वक्त तेजी से बीत गया और उन्होंने सुबह तक गाना गाया। तीनों ने गाना बैंड किया और हंसने लगे। उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते नहीं किया, लेकिन खुशी से भरे हुए वहां से चले गए। बाद में उन दोनों पर इल्जाम लगाया गया और राइचस पथ उनका शिकार करने लगा। जब फंग जिउगे को इस बारे में पता चला तो उसने बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद असना रुकने वाली लेजेंड की शुरुआत हुई। उसने अकेले दास महान प्राची सेक्स के खिलाफ लड़ा। वो दुनिया में एक मशहूर चैंपियन बन गया। दास महान प्राची सेक्स ने अपनी रेप्यूटेशन खो दी। उन्होंने फंग जिउगे पर डिमोनिक कल्टीवेटर होने का इल्जाम लगाया और उसका सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फंग जिउगे डरा नहीं। लड़ते हुए वो लगातार एक बड़ी दूरी तय करता रहा। अचानक अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर दुश्मन के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ा, जिससे दास सेक्स को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। सीन पूरा केओस में था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस प्रोसेस के दौरान फंग जिउगे की मुलाकात स्पिरिट अफिनिटी हाउस की फेरी बाइकिंग से हुई। उनके बीच एहसास पैदा हुए। फंग जिउगे स्पिरिट अफिनिटी हाउस में चला गया और एक राइचस पथ का मेंबर बन गया। इसके बाद स्पिरिट अफिनिटी हाउस की रेप्यूटेशन आसमान छूने लगी। फंग जिउगे की ताकत पर निर्भर होकर उनका इलाका बढ़ गया, जिसने बाकी 9 प्राचीन सेक्स को मजबूती से दबा दिया। इसके बाद 88 ट्रू यांग बिल्डिंग गिर गई। फंग जिउगे अपने ग्रुप को सिचुएशन की जांच करने के लिए ले गया। इस तरह फ्यूचर की घटनाओं की एक सीरीज शुरू हुई। उस गलती से फैंग युआन ने बचाया और उसने सदर्न बॉर्डर में उसका कर्ज चुकाया। उसके लिए वू योंग को रोका। कर्ज चुकाने के बाद फंग जिउगे ने फिर से फैंग युआन का पीछा किया। इस पॉइंट तक फैंग युआन ने फंग जिउगे को कई बार जाने दिया और यहां तक कि यूज स्टोन लोटस आइलैंड तक का रास्ता दिखाया और गाइड किया, जिससे यूज रेड लोटस की सच्ची इनहेरिटेंस मिली। अगर मेरी पूरी जिंदगी का सफर फेट गू ने अरेंज किया था, तो क्या मैं ये जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा था? फंग जिउगे ने सर हिलाया। वो इसे एक अलग नजर से देखना पसंद करेगा। ये सब मेरी चॉइस थी। उस वक्त मैंने अंडू इमॉर्टल्स के लिए खड़े होने का फैसला किया। मैंने अपने दिल के गुस्से के कारण अपनी शांत जिंदगी छोड़ दी। मैं इंसाफ चाहता था। मैंने फेरी बाइकिंग से शादी की और उसके साथ एक बच्चा पैदा किया। ये इसलिए था क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। मैंने अपनी बेटी फंग जिन हुआंग को पढ़ाया और उस बड़ा किया। ये भी मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार था। ये फेट का फरमान नहीं था। अगर फेट चाहता है कि मैं बाइकिंग और जिन हुआंग को खो दूं, तो क्या मैं इन रेड लोटस जैसा करूंगा? अगर इस वक्त मेरे पास एक अच्छा मौका है जिसमें अगर मैं एक मूव चलता हूं तो मैं फेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा करूंगा? फेट को डिस्ट्रॉय करना उसके अपने फायदे के खिलाफ था। आखिरकार फंग जिन हुआंग हाई तो फेट गू द्वारा निर्धारित ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल थी। लेकिन क्या फंग जिन हुआंग खुद सच में ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल बनना चाहती है? फंग जिउगे को अचानक एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उससे नहीं पूछा था कि वो डाओ गार्डियन का स्टेटस चाहता है या नहीं, वैसे ही किसी ने फंग जिन हुआंग से नहीं पूछा था कि क्या वो सच में ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल बनना चाहती है। फंग जिउगे ने खुद भी नहीं। ऐसा था जैसे सब कुछ नेचुरल और लाजमी था। इसमें सवाल करने जैसा कुछ था ही नहीं। फंग जिउगे ने खुद से एक और गहरा सवाल पूछा। अगर हुआंग को ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल बनने की किस्मत पसंद है, जबकि फेट गू मेरे सामने है और मैं यूस आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा करूंगा? इस सवाल ने फंग जिउगे को हिचकी चेन पर मजबूर कर दिया। वो अनिश्चित था, वो उलझन में था, वो खो गया था। असलियत ने यूस इस बारे में आराम से सोचने का वक्त या जगह नहीं दी। फेट गू को रिपेयर करने की लड़ाई अभी भी गर्मागर्मी से चल रही थी। फंग जिउगे को लड़ाई में शामिल होना था। हेरी फुट माउंटेन पर उसने डेस्टिनी सॉन्ग गाकर फंग जिन हुआंग को बचाया।
रैंक 8 फ्यूचर सेल्फ के साथ वो दुनिया के सबसे ताकतवर गु इमोर्टल्स में से एक था। डेस्टिनी सॉन्ग की ताकत ने दी जैंग शेंग को भी लड़खड़ा दिया। बैटलफील्ड पर फंग जियोगे की मुलाकात एक बार फिर फैंग युआन से हुई। फैंग युआन ने चुपके से मैसेज भेजा, ओ फंग जियोगे, तुमने आखिरकार डेस्टिनी सॉन्ग बना ही लिया। इस किलर मूव के बारे में क्या सोचते हो? फंग जियोगे शांत रहा। यूज यह मानना पड़ा कि यह सच में उसका गाना था। यह एक ऐसा गाना था जो वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ बनाता। उसकी आवाज इस गाने में थी। हाँ, वो फेट के अस्तित्व को मानना नहीं चाहता था, लेकिन वो फेट की क्रूरता और गहराई के प्रति गहरी भावनाएं महसूस करता था। उसने अनागिनत लोगों की जिंदगियां देखी थी, उनके उतार चढ़ाव देखे थे। उसने इन लोगों की उम्मीद, संघर्ष, खुशी, आनंद, दुख और निराशा देखी थी। अगर कोई कहता है कि फेट निश्चित है जबकि लक एक वेरिएबल है, तो मैं चाहता हूं कि वो वेरिएबल लोगों और सभी जीवों के अंदर मौजूद हो। ये बदलाव किसी के अपने चॉइस से होने चाहिए। फंग जियोगे ने अपने दिल की सबसे सच्ची इच्छा को समझा। मैंने फेट सॉन्ग नहीं बनाया, मैंने डेस्टिनी सॉन्ग बनाया है। ये मेरे अंदर की सबसे ईमानदार सोच है। इस पल यूज वो साजिश समझ में आ गई जो फैंग युआन और रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने रची थी। वो उसकी फितरत के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने उस मानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ डेस्टिनी सॉन्ग को फंग जियोगे तक पहुंचाया और फंग जियोगे की आवाज का इस्तेमाल करके उस खुद को मानने दिया। हाय, वाकई यह डेस्टिनी सॉन्ग जो फंग जियोगे ने गाया, उसने यूज हेवनली कोड गु इमोर्टल्स को सपोर्ट करने और उनकी ताकत बढ़ाने में मदद की। जब वो दुश्मनों के लिए गाता तो वो कमजोर हो जाते, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अपने लिए गा रहा था। वो अपनी सच्ची भावनाओं को समझने के लिए गा रहा था। और इस तरह वो समझ गया। वो फेरी बाइकिंग से प्यार करता था, वो अपनी बेटी फंग जियोगे से भी प्यार करता था। लेकिन फंग जियोगे उनके लिए जिंदा नहीं था। उसकी पत्नी और बेटी सिर्फ उसकी जिंदगी के सफर में किए गए चॉइसेस दी। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा दी, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। मैं किस मकसद के लिए जिंदा हूं? ये सवाल यूज शुरुआती पॉइंट पर वापस ले आया। वो 9 गाने गाना चाहता था, जिंदगी को एक्सप्रेस करने के लिए, हेवन एंड अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए। ए फ्लैट तक उसने 9 गाने बना लिए थे, लेकिन उसने अभी तक जिंदगी और दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं गाया था। उस गाते रहना था। लेकिन जैसे जैसे वो गाता, फेट यूज रोकता। ये एक अदृश्य हाथों के जोड़े जैसा था जो उसका गला घोंट रहा था। वो इस तरह आजादी से कैसे गा सकता था? ये देखकर कि फंग जियोगे ने यूज जवाब नहीं दिया, फैंग युआन ने घमसान लड़ाई के बीच मैसेज भेजा, ओ फंग जियोगे, तुम्हारी आवाज तुम्हारी इच्छा है। डेस्टिनी सॉन्ग बनाने वाला इंसान हेवनली कोड के साथ कैसे हो सकता है? फंग जियोगे शांत था जब उसने चुपके से जवाब दिया, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं होऊंगा जब तक तुम ऐसी सिचुएशन नहीं बना लेते जहां हम आसानी से फेट को डिस्ट्रॉय कर सके, वरना उससे पहले मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है, इसलिए सब कुछ अभी भी तुम पर निर्भर करता है। फैंग युआन हंसा, तो फिर ठीक से देखो। अगले हाइपैल उसने जानबूझकर ड्यूक लॉन्ग से मार खाई। वो एम्ब्रॉयडर्ड टावर की तरफ गिरा और रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के छुपे हुए अरेंजमेंट को एक्टिवेट कर दिया। फंग जियोगे के लिए अनएक्सपेक्टेड था। फैंग युआन ने रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की ताकत का इस्तेमाल करके स्वर को दबा दिया, सीधे फेट गु को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ड्यूक लॉन्ग की बातें सुनकर फंग जियोगे को एहसास हुआ कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जब रेड लोटस की विल एक बार फिर से प्रकट हुई, फंग जियोगे को धीरे धीरे रेड लोटस डेमन वेनरेबल की साजिश का एहसास होने लगा। इस तरह जब फैंग युआन ने डेस्टिनी गु का रेसिपी मांगा, फंग जियोगे ने आखिरकार एक्शन लिया। उसने फैंग युआन की मदद की। वो अपना खुद का चॉइस भी ले रहा था। अतीत में जब उसने डू इमॉर्टल्स की मदद की थी और दास महान प्राची सेक्स को चैलेंज किया था, उसने एक बार कहा था, ना डिमोनिक ना राइचस, इस दुनिया में सिर्फ फंग जियोगे है। रुकना या जाना, मैं अपनी जिंदगी और मौत का फैसला खुद करता हूं। ए फ्लैट उस रुकना चाहिए या जाना चाहिए, ये सवाल यूज ऐब और परेशान नहीं कर सकता था। वो फंग जियोगे डिमोनिक पाथ से राइचस पाथ पर आया था। अब वापस जाने का वक्त आ गया था, क्योंकि आखिर में फंग जियोगे तो फंग जियोगे हाई था। चैप्टर 1966 महान युग। फंग जियोगे, ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया, उसकी तरफ दौड़ते हुए। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक। इमॉर्टल किलर मूव, स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग। पंजे के निशान उभार आए, लगभग 10 फीट लंबे, हवा को अपनी अजीम ताकत से काटते हुए। ड्रैगन के दांत हर तरफ उड़ने लगे, जैसे कि चुभने वाले तेज ब्लेड्स।
घूमते हुए और उड़ते हुए मारने का ऑरा फैला रहे थे। फंग जियूगे धीरे धीरे पीछे हटा जबकि वो अपना डेस्टिनी सॉन्ग गाता रहा। उसके आसपास कई क्लोन्स थी, वो उसके जैसे दिखते थे लेकिन उनके पास अजीब शक्तियां थी। इमॉर्टल किलर मूव, सॉन्ग वॉरियर। सॉन्ग वॉरियर्स फंग जियूगे के लिए लड़ा, न सिर्फ ड्रैगन के पंजों और दांतों को रोका बल्कि ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ भी लड़ा। कई राउंड्स के बाद ड्यूक लॉन्ग ने एक सॉन्ग वॉरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगले हाइपैल, एक बिल्कुल नया सॉन्ग वॉरियर बैटलफील्ड पर प्रकट हुआ, ड्यूक लॉन्ग से लड़ाई में उलझ गया। ड्यूक लॉन्ग तुरंत समझ गया कि इन क्लोन्स को मारना बेकार है। लड़ाई का असली तरीका सोर्स के पीछे जाना था, सीधे फंग जियूगे से निपटना था। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन गेट। ड्यूक लॉन्ग ने एक लंबी दूरी तय की और फंग जियूगे के पास पहुंच गया। फंग जियूगे ने शांति से यान पास ट्यून एक्टिवेट किया और उनके बीच की दूरी फिर से बढ़ा दी। ड्यूक लॉन्ग फंग जियूगे से क्लोज कॉम्बैट में लड़ने में असमर्थ था, वो सिर्फ दूर से हमला करने के लिए की पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल कर सकता था। फंग जियूगे ने कोई डर नहीं दिखाया, उसका डेस्टिनी सॉन्ग ड्यूक लॉन्ग को लगातार कमजोर करता रहा जबकि उसने अपने हाथों से ट्रिपल एक्सट्रीम साउंड किलर मूव छोड़ दिया, जिसमें ड्रम फिस्ट, बेल पाम और फिंगर विसल थे। फंग जियूगे ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ लड़ा और कई बार हुए, अचानक से वो दोनों बराबरी पर एक गए थे। रैंक 8 फ्यूचर सेल्फ ने फंग जियूगे की बैटल स्ट्रेंथ में एक गुणात्मक परिवर्तन ला दिया था। जबकि 3 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स इस बात पर हिचकिचा रहे थे कि फंग जियूगे की मदद करे या नहीं, वो ये देखकर हैरान थे, फंग जियूगे को किसी की मदद की जरूरत ही नहीं थी। उसने जो बैटल स्ट्रेंथ दिखाई, उसने सबको हैरान कर दिया। ड्यूक लॉन्ग फंग जियूगे को हारा नहीं पा रहा था, वो हैरान और गुस्से में था। इस पॉइंट पर यूज एहसास हुआ कि भले हाई फंग जियूगे पहले लड़ रहा था, वो अपनी असली ताकत छुपा रहा था, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। अभी ड्यूक लॉन्ग रेड लोटस की साजिश को नाश्त करना चाहता था। लेकिन फैंग युआन एक कठिन दुश्मन था, ड्यूक लॉन्ग उसकी ताकत के बारे में जानता था, इसलिए उसने फंग जियूगे से लड़ना चुना। जब तक फंग जियूगे को डिस्टर्ब किया जाता और डेस्टिनी सॉन्ग एक्टिवेट होने में फेल हो जाता, टैब फैंग युआन और दूसरों के पास इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं होता, वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन फंग जियूगे की ताकत ड्यूक लॉन्ग की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, वो सिर्फ और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हमला कर सकता था और फंग जियूगे को जल्द से जल्द हराने की कोशिश कर सकता था। ड्यूक लॉन्ग फंग जियूगे द्वारा रोका गया था, जबकि वू शुआई ने ड्रैगन पल्स को कंट्रोल करके फैंग युआन की में बॉडी को डिफेंड किया, कैलेमिटी लक ऑल्टर डेमन जजमेंट बोर्ड को रोक रहा था। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने हमलों की आंधी चला दी लेकिन बाकी 3 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स और दी ज़ैंगशेंग ने उन्हें रोक दिया। लड़ाई की स्थिति 3 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स के पक्ष में झुक रही थी, लेकिन फैंग युआन अब एक प्रॉब्लम का सामना कर रहा था। इंसानी इरादों का समुंदर विशाल और आशांत था। इंसानी इरादों को गू मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके डेस्टिनी गू को रिफाइन करना एक ख्याली पुलाव था, लेकिन ये एक संभव तरीका था। डेस्टिनी सॉन्ग के असर में इंसानी इरादे और आग मिल गए, एक रहस्यमयी गू मटेरियल में रिफाइन हो गए जो रूपहीन और रंगीन था। फैंग युआन, जो इस गू रिफाइनमेंट सेशन को कंट्रोल कर रहा था, उस इंसानी इरादों की भयानक लहरों का सामना करना पड़ रहा था। यूज इंसानी इरादों को शांत करना था जैसे कि ज्वर को काबू में किया जाता है, उन्हें संबंधित सहायक नदियों में भेजते हुए। फैंग युआन का चेहरा तेजी से काला पड़ गया, उसके माथे पर नसें उभार आई थी, उसके दिमाग में अनंत विचार टकरा रहे थे, वो इस खर्च को बनाए नहीं रख पा रहा था, उसके विचारों का भांडार तेजी से इस्तेमाल हो रहा था, लगभग खाली होने वाला था। बैटलफील्ड के किनारे स्पेक्ट्रल सोल और उसके सेवक स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए थे। फेरी जीवे ने फैंग युआन का चेहरा देखा और एनालाइज किया। ओ नो, फैंग युआन की हालत ठीक नहीं है। मैं उसके विजडम पाथ फाउंडेशन के बारे में जानती हूँ, वो डिडक्शंस को ब्लॉक करने और अपनी असली लोकेशन छुपाने में सबसे माहिर है। लेकिन इस रिफाइनमेंट में उसके विचार खर्च हो रहे हैं और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी पर फोकस है। इंसानी इरादों का समुंदर सच में भयानक है, मैं खुद भी उसमें ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल हल्के से मुस्कुराया, शांति से बोला, चिंता मत करो, एक वेनरेबल ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। फैंग युआन को पता होना चाहिए कि क्या करना है। स्पेक्ट्रल सोल अतीत को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। जब वो जिंदा था, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की खोज कर रहा था। वहां यूज विजडम गू मिला, उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़ा गया जायंट सुन का स्पेशल विल भी देखा। उस वक्त वो तुरंत विजडम गू को अपने लिए लेना चाहता था। स्पेक्ट्रल सोल, मैं चाहूंगा कि तुम विजडम गू को यहीं रहने दो। जायंट सुन के स्पेशल विल को सामने आकर उस रोकना पड़ा। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ठंडा सा मुस्कुराया,
तुम मुझे रोक नहीं सकते। जायंट सुन के स्पेशल विल ने सर हिलाया। बिल्कुल, तुम इस वक्त के डेमन वेनरेबल हो, दुनिया में इनविंसिबल। मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने रेड लोटस डेमन वेनरेबल के साथ पहले ही एक डील कर ली है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का चेहरा बदल गया। यहां आने से पहले यूज एक रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस मिली थी। उसने रेड लोटस डेमन वेनरेबल के साथ एक डील की थी। तुम्हारा मतलब है? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल हिचकिचाया। सही कहा, मेरी द बॉडी ने इस विजडम गू में अरेंजमेंट्स किए हैं। जब जरूरी व्यक्ति आएगा, वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। यह विजडम गू उसके साथ चला जाएगा। जायंट सुन के स्पेशल विल ने खुलकर कहा। तो ये बात है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने विजडम गू को गहरी नजर से देखा लेकिन उस लिया नहीं। इस पैल, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। लगता है मुझे आखिरकार विजडम गू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फैंग युआन ने आ भरी। ए फ्लैट तक उसने कई वेनरेबल अरेंजमेंट्स का अंदाजा लगा लिया था। विजडम गू, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का अरेंजमेंट था, लेकिन प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल और जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट से अलग, ये बहुत पहले हाई एक्टिवेट हो चुका था। उस वक्त फैंग युआन को इसके बारे में पता नहीं था। फैंग युआन ने जैसे ही अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला, विजडम गू खुद ही उड़कर बाहर आ गया। फैंग युआन के ऊपर तैरने लगा और एक दिव्य रोशनी फैलाने लगा। फैंग युआन ने तुरंत आराम महसूस किया। उसका चेहरा वापस नॉर्मल हो गया। उसे एक आसानी का एहसास हुआ। तो ये बात है। उसने इसे ध्यान से जांचा, महसूस किया। विजडम गू मटीरियल्स में से एक है। कोई वंडर नहीं कि ये इतना इफेक्टिव है। विजडम गू के जुड़ने से मेरे विचार धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं, लेकिन मेरा इमॉर्टल एसेंस का खर्च बहुत बड़ा है। इस कंजम्पशन रेट को मेन सस्टेन नहीं कर सकता। भले हाई सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का टाइम रेट बहुत तेज था और तेजी से इमॉर्टल एसेंस जमा कर सकता था। फैंग युआन ने कई घमसान लड़ाइयां लड़ी थी, खर्च भी ज्यादा था। अगर वो खर्च को पूरा नहीं कर पाया तो गू रिफाइनमेंट को मजबूरन रोकना पड़ेगा। फैंग युआन को एक भयानक बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फैंग युआन घबराया नहीं। वो बर्फ की तरह ठंडा था। वो साफ जानता था, इस वक्त वेनरेबल्स किनारे से देखने वाले नहीं थे। जब तक उसकी थोड़ी सी भी वैल्यू थी, वो इरिप्लेसेबल था। वेनरेबल्स यूजेस पैल मरने नहीं दे सकते थे। नेक्स्ट, अब तुम्हारी बारी होनी चाहिए, जायंट सन। डो ब्लैक हेवन में एक गहरा सुनहरा महल आसमान में शांति से तैर रहा था। महल में इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने साउथ की तरफ देखा। हेवनली कोर्ट के सीन उसकी आंखों में झलक रहे थे। हम आखिरकार इस पाल तक पहुंच ही गए। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन मुस्कुराया और फिर हल्के से आ भरी। रेड लोटस, आखिरकार तुम्हारी साजिश काम कर ही गई। उसकी जिंदगी की कुछ यादें सामने आने लगी। स्टोन लोटस आइलैंड पर गू इमॉर्टल जायंट सन, जो अभी वेनरेबल नहीं बना था, ने रेड लोटस का तोहफा प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने एक सौदा भी किया। यह डेस्टिनी गू का अधूरा इमॉर्टल गू रेसिपी है। जायंट सुन ने यह अधूरा रेसिपी प्राप्त किया और तुरंत उसकी तरफ खींच गया। वो लगपात का निर्माता था। उसने उस कभी निराश नहीं किया था, लेकिन इस अधूरे रेसिपी से उसने एक पूरी नई दुनिया देखी। रेड लोटस, तुमने हाईफेट गू को नुकसान पहुंचाया, मुझे लकपत बनाने का मौका दिया। ए फ्लैट, तुम मुझे डेस्टिनी गू का यह अधूरा रेसिपी तोहफे में दे रहे हो। मैं तुम्हारा एक बड़ा एहसानमंद हूं। गू इमॉर्टल जायंट सुन ने गंभीरता से कहा। मैं हमारे समझौते के अनुसार अरेंजमेंट्स करूंगा। मेन विजडम गू को पीछे छोड़ दूंगा और यूएस अनोखे जीनियस की मदद के लिए रिस्पॉन्सिव लक इमॉर्टल गू बनाऊंगा जो डेस्टिनी सॉन्ग बनाएगा। इसके अलावा मैं अपना आखिरी हमला बचाकर रखूंगा। जैसे हाई स्थिति स्टेज तक पहुंचेगी, मेन एक्शन लूंगा और तुम्हारी लाखों साल की योजना को सफल बनाने में मदद करूंगा। रेड लोटस की विल मुस्कुराई। मैं तुम्हें पहले से ही धन्यवाद देता हूं। अगर मेरी योजना विफल हो जाती है तो कृपया हमारे समझौते का पालन करना और खुद डेस्टिनी गू को रिफाइन करने की पूरी कोशिश करना। बिल्कुल, गू इमॉर्टल जायंट सुन ने दृढ़ता से कहा। लक सप्रेशन हेवनली पैलेस के अंदर इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। बूम! एक विशाल रोशनी का स्तंभ आसमान में उड़ा और अत्यंत तेज गति से हेवनली कोर्ट की दिशा में चला गया। ये रोशनी का स्तंभ इतना विशाल था जैसे एक बड़ी नदी जो स्वर्ग और पृथ्वी में फैली हो। जहां भी वो गया, उसने सारी हवा को एक तरफ धकेल दिया। स्तंभ की गति के साथ एक कान फाड़ने वाली और शानदार आवाज आ रही थी। ऐसे भव्य और शक्तिशाली किलर मूव ने सबको हैरान कर दिया और उन्हें बेहोशी में भेजे दिया। यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग, फंग जियोगे और फैंग युआन ने भी इस मूव को देखकर खुद को बेहद छोटा और इनसिग्निफिकेंट महसूस किया।
रोशनी का स्तंभ नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर ब्लैक हेवन से शुरू हुआ, रीजनल वॉल को चीरता हुआ और सीधे हेवनली कोर्ट पर हमला कर दिया। हेवनली कोर्ट जोर से हिला, दुनिया कांप रही थी जैसे कि अनागिनत इमॉर्टल गू हाउसेज में दरारें पड़ गई और टूट गए। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साये ने अपने दांत पीस लिए। उसने जायंट सुन के हमले को आते हुए देखा, लेकिन लिमिटलेस का साया उसका ध्यान खींच रहा था, जिससे इससे निपटने का समय नहीं मिला। जायंट सुन का हमला अजीम ताकत के साथ लैंड हुआ, खुद को इंसानी इरादों और आग के समुंदर में स्थापित कर दिया। तीनों सोर्सेज इकट्ठे हुए और तुरंत एक सुनहरी रोशनी का गोला बनाया जो एक पहाड़ के आकार का था। रोशनी के गोले के अंदर आग की लपटें उठ रही थी, इंसानी इरादे इंद्रधनुष की रोशनी से चमक रहे थे, बेहद चमकदार। फैंग युआन केंद्र में स्थिर रहा, वो स्थिति को कंट्रोल कर रहा था। हल्की सफेद रोशनी की लकीरें उसके कासकर बंधे हाथों से फैलने लगी। ये रोशनी की लकीरें इतनी जानी पहचानी थी, फैंग युआन को इनकी गहरी छाप थी। वो अंदर से हिल गया। हेवन पाथ डाउ मार्क्स। 10 या सैकड़ों हेवन पाथ डाउ मार्क्स उसकी उंगलियों के बीच की दरारों से निकल गए। फैंग युआन ने इस पल अपने हाथ पूरी तरह से खोले, एक जोर की आवाज के साथ अनागिनत हेवन पाथ डाउ मार्क्स आसमान में उड़ गए, एक दूसरे से उलझते हुए। डाउ मार्क्स की लकीरें फैंग युआन के शरीर की तरफ बढ़ी। फैंग युआन गुर्राया, तेज दर्द ने यूएस पर हमला किया, जिससे उसका शरीर और दिमाग हिल गया। ये मेरे शरीर पर नए जुड़े हेवन पाथ डाउ मार्क्स हैं? रुको नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं। फैंग युआन की एड़ी तेज रोशनी से चमक उठी, उसने तेजी से महसूस किया कि कई हेवन पाथ डाउ मार्क्स अचानक से गायब हो गए, इंसानी इरादों के सोर्सेस का पीछा करते हुए। जैसा सोचा था, इस पल फैंग युआन को आखिरकार रेड लोटस डेमन वेनरेबल के प्लान पर यकीन हो गया। वो डेस्टिनी गू को रिफाइन करना चाहता था, लेकिन वो सच में एक गू रिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा था। फैंग युआन ने इस मौके को पकड़ा, इन हेवन पाथ डाउ मार्क्स को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। उसके शरीर में खुदे हर एक हेवन पाथ डाउ मार्क के साथ उसके सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की नींव एक लेवल ऊपर उठ जाती। ये एक अभूतपूर्व और विशाल सौभाग्य था। हर एक पूरा हेवन पाथ डाउ मार्क फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर वर्ल्ड में एक छोटा गुणात्मक परिवर्तन लाता। क्रेज डेमन केव की अपनी यात्रा के बाद फैंग युआन इस मौके की अपर महत्व को और भी साफ साफ समझ गया था। लेकिन हेवन पाथ डाउ मार्क्स का मिलना बहुत दर्दनाक था, यहां तक कि फैंग युआन जैसा मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति भी 10 पूरे हेवन पाथ डाउ मार्क्स हासिल करने के बाद चक्कर महसूस करने लगा। लेकिन वो इस गू को रिफाइन करने वाला मुख्य व्यक्ति था, वो दूसरे तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना वो गू रिफाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देता और प्रोसेस फेल हो जाता, जो एक बहुत बड़ी समस्या होती। फैंग युआन ने अपनी दृढ़ता पर भरोसा किया, उसने अपने दांत पीसे और दाता रहा। वो दर्द सहने वाला अकेला गू इमॉर्टल नहीं था, वो अनागिनत लोगों में से सिर्फ एक था। उसी समय विशाल 5 रीजन्स में अनागिनत मॉर्टल्स दर्द से चिल्लाए। हेवन पाथ डाउ मार्क्स ने इंसानी इरादों के सोर्सेस तक अपना रास्ता ढूंढ लिया और खुद को इन लोगों के शरीरों में उतार लिया। इनमें से हर एक मोर्टल एक पूरे हेवन पाथ डाउ मार्क का 10,000वां हिस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनमें से कई पहले ही पाल में बेहोश हो गए। जो जागते रह सके वो खुशकिस्मत थे, वो ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स अब्जॉर्ब कर पाए। दर्द, अत्यंत दर्द, ऐसा दर्द जो शब्दों से परे था। फैंग युआन ने जल्द हाय अपने होठों की खाल फाड़ ली, उसकी एंट्री चौड़ी हो गई, यहां तक कि उसकी एंट्री के कोने भी फट गए, खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और पसीने से लथपथ था। वो अब भी हर एक अतिरिक्त हेवन पाथ डाउ मार्क के साथ मिलने की पूरी कोशिश कर रहा था। जल्द ही 5 रीजन्स में फैले गू इमॉर्टल्स ने भी इस प्रक्रिया को सहना शुरू कर दिया। हेवनली कोर्ट की लड़ाई रुक गई, सभी गू इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए, उन्होंने अपने दांत पीसे और उनके चेहरे लाल हो गए। अनपर अपने आप आने वाले हेवन पाथ डाउ मार्क्स के जुड़ने से वो बेखबर पकड़े गए और मुश्किल से ही इसे सह पाए। नहीं, ड्यूक लॉन्ग दर्द से चिल्लाया। इस पल उस आखिरकार समझ में आया कि रेड लोटस का प्लान क्या था। इतनी देर बाद भी ड्यूक लॉन्ग फंग जिउगे को हारा नहीं पाया। वो सिर्फ मुड़ सकता था और बेहतर की उम्मीद कर सकता था जब उसने फैंग युआन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द ने यूएस पर भी हमला किया। फंग जिउगे ने डेस्टिनी सॉन्ग का इस्तेमाल जारी रखा। ये देखकर कि ड्यूक लॉन्ग जा रहा था, उसने तेजी से और ज्यादा हमला किया ताकि वक्त मिल सके। एक जोर की आवाज के साथ, जैसे पानी छिटकता है, पहाड़ जैसे इंसानी इरादे वहीं पर गायब हो गए। सफलता। इस दुनिया के लोगों, मैंने किस्मत तुम्हारे हवाले कर दी है। तुम सबके पास किस्मत का एक हिस्सा है। आज से इस दुनिया में अब कोई किस्मत नहीं होगी। रेड लोटस की विल इंसानी इरादों के जरिए बोली,
उसकी आवाज 5 रीजन्स में हर किसी के दिमाग में पहुंची। 5 रीजन्स के इंसान अभी भी पीड़ा और अवर्णनीय दर्द में थे। तेज और असहनीय दर्द के कारण वहीं पर आत्महत्या के कई मामले सामने आए। रेड लोटस। ड्यूक लॉन्ग ने गुस्से में चिल्लाया। वो आखिरकार फंग जियोगे से दूर हो गया और फैंग युआन के सामने पहुंचा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेड लोटस की विल का आखिरी अंश इंसानी रूप में इकट्ठा होने में कामयाब रहा और उसने भयानक ड्यूक लॉन्ग को फैंग युआन के लिए रोक लिया। मास्टर, जवान दिखने वाले रेड लोटस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आखिरकार सफल हो ही गया। फेट गू को मैंने अनागिनत टुकड़ों में तोड़ दिया है और इस दुनिया में हर किसी को बांट दिया है। ये अभी भी मौजूद है, ये नाश नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि फेट लक के साथ मिल गया है, इसे अब हेवंस विल द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ड्यूक लॉन्ग गुस्से में था, उसकी एड़ी लाल थी, उसके बाल खड़े हो गए थे। गद्दार चेला, वो चिल्लाया। वो अब और भी तेजी से आगे बढ़ा। अगले हाईपैल, उसने रेड लोटस की विल को पूरी तरह से नाश्त कर दिया और फैंग युआन के सामने पहुंच गया। ड्यूक लॉन्ग का ऑरा फिर से अपनी सीमा तोड़ गया, एक अभूतपूर्व स्टार पर पहुंच गया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि दी ज़ैंग शेंग और फंग जियोगे ने भी अपनी जान को खतरा महसूस किया। फैंग युआन हिला नहीं, उसने कोई डिफेंस भी नहीं किया। ड्यूक लॉन्ग बेजोड़ ताकत के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जब वो फैंग युआन से सिर्फ एक कदम दूर था, उसका चेहरा बदल गया। उसका ऑरा एकदम से जम गया, उसकी बढ़त रुक गई। उसकी उम्र खत्म हो चुकी थी। ये पिछली जिंदगी से थोड़ा पहले था। फैंग युआन हैरान नहीं था, उसने सच्चाई तभी जान ली थी जब उसने बिखरी हुई रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा देखा था। सच्चाई ये थी, उस वक्त ईस्टर्न सी में, जब उसके किसी एंसेस्टर आइडेंटिटी ने ड्यूक लॉन्ग पर स्टील लाइफ का इस्तेमाल किया था, वो असरदार था। लेकिन असर कम था और आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था। ड्यूक लॉन्ग के पास भी अद्भुत छुपाने की क्षमता थी। बाद में चीसी एंसेस्टर से लड़ने से बचने के लिए ड्यूक लॉन्ग ने सबको सफलतापूर्वक धोखा देने के लिए प्राइमोर्डियल ओरिजिन की सच्ची इनहेरिटेंस तक निकाल दी। ये इसलिए था क्योंकि ड्यूक लॉन्ग नहीं जानता था कि फैंग युआन के स्टील लाइफ किलर मूव की सीमित उपयोग की संख्या थी। इसने ड्यूक लॉन्ग को पिछली जिंदगी के उसी समय से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। एक पीढ़ी का नायक, हेवनली कोर्ट का स्तंभ, रेड लोटस का मास्टर और ड्रैगनमैन रेस का निर्माता ड्यूक लॉन्ग। आखिरकार उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मरने से पहले वो अभी भी सबसे आगे बढ़ रहा था। हेवनली कोर्ट के लिए, मानवता के लिए, उसने सच में अपनी मौत तक सब कुछ किया जो वो कर सकता था। घमसान युद्ध के दौरान वो अपनी उम्र की सीमा भूल गया। इस तरह उसकी मौत के पाल में गुस्से और मारने की नीयत के अलावा उसके चेहरे पर उलझन भी थी। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, डैम इट, तुम्हें इस तरह मरकर बहुत अफसोस हो रहा होगा। सीनियर ड्यूक लॉन्ग। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स जोर से रोए, उनका मराल अचानक से बढ़ गया। ये शोक में डूबी सेना की इच्छा शक्ति थी। फिर से घमसान युद्ध शुरू हुआ। 3 रीजन्स के गू इमोर्टल्स हेवनली कोर्ट द्वारा दबाए जा रहे थे, जिनकी संख्या कम थी। फैंग युआन अब लड़ाई में शामिल नहीं था। वो अभी भी तेज दर्द से रहा था, जबकि उसकी नज़र हेवनली कोर्ट को पार करके पूरे 5 रीजन्स पर पड़ी। धरती कांपी जब उसने गहरी, गड़गड़ाती आवाजें पैदा की। इस पल 5 रीजन्स को अलग करने वाली रीजनल वॉल्स पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। धरती की नसें जुड़ गई और 5 अलग रीजन्स एक हो गए। रीजनल वॉल्स की रुकावट के बिना लोग अब 5 रीजन्स में बिना किसी रुकावट के आज़ादी से घूम सकते थे। साथ ही हेवन और अर्थ की में अंतर भी धीरे धीरे गायब हो गया। फैंग युआन की पीठ पर खूनी चोगा धीरे धीरे विघटित हो गया। उसने अपना सर थोड़ा सा उठाया और एक गहरी सांस ली। हवा आज़ादी से भरी हुई थी। ए फ्लैट से आखिरकार एटर्नल लाइफ पाने की संभावना थी। ये सोचते हुए फैंग युआन के होठ मुड़ गए और उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई। महान युग आखिरकार आ ही गया। चैप्टर 1967 नया अदरवर्ल्डली डेमन वॉल्यूम 6 डेमन वेनरेबल की एटर्नल लाइफ। उठो, हे उठो लड़के। पेंगडा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। अपनी धुंधली नजर में उसने एक इंसानी चेहरा देखा। ये एक आधे उम्र के आदमी का था। उसकी दाढ़ी थी और एक जोड़ी साफ तिकोनी एड़ी थी। उसके सर पर एक सफेद रुमाल बंधा हुआ था। पेंगडा चूक गया। यूज याद था कि वो थोड़ी देर पहले अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसके कमरे में एक अजनबी कैसे घुस आया। उसने उठने के लिए जोर लगाया, लेकिन अगले हाईपाल वो हक्का बक्का रह गया। मैं कहाँ हूं? वो ये देखकर हैरान था कि वो एक रेगिस्तान के बीच में था। आसमान में कोई बादल नहीं थे। सूरज जला देने वाला था और बहुत गर्मी थी। हा, ये लड़का तो चक्र गया है। वो सच में लकी है। उस पे रेगिस्तान के भेड़ियों ने हमला किया था, लेकिन बचने में कामयाब रहा।
वहां सिर्फ दाढ़ी वाला आधे उम्र का आदमी ही नहीं था, उसके आसपास कई और लोग भी थे। थोड़ी दूर ऊंटों का एक झुंड जमीन पर आराम कर रहा था। लड़के, इस जगह को वुल्फ डेजर्ट कहते हैं। जब हमने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारे साथी पहले ही मर चुके थे। रेगिस्तान के भेड़ियों ने उनकी लाशें खा ली थी। जब हमने उन्हें भगाया तो हमने देखा कि तुम अभी भी जिंदा थे। मेरा नाम मोली है, मैं इस कारवान का लीडर हूं। मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारे घावों का इलाज किया। तुम काफी लकी हो कि हमसे मिले। क्या तुम्हें अब कुछ याद है? दाढ़ी वाले आधे उम्र के आदमी ने बोला और समझाया। पेंगडा रेगिस्तान में हक्का बक्का था। गर्म रेत और चुभती धूप ने उस धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। ये कोई सपना नहीं था। मेन ट्रांसमाइग्रेट हो गया। डैम इट, ट्रांसमाइग्रेशन जैसी चीज सच में होती है, और ये मेरे साथ हो गया। लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा? कल मैं अभी भी कुछ प्रोग्रामिंग और कोडिंग कर रहा था, लेकिन आज मैं यहां आ गया। उनके पहनावे और बोलने के तरीके को देखकर यह साफ है कि ये एक अलग दुनिया है। और मुझे इस दुनिया की भाषा कैसे आती है? ऐसा लगता है जैसे इस विदेशी भाषा को बोलना मेरी जन्मजात क्षमता का हिस्सा है। पेंगडा बेचैन हुए बिना नहीं रह सका, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये स्थिति सच में उसकी उम्मीदों से परे थी। वो घबराने लगा और अंदर से परेशान महसूस करने लगा। लेकिन उसके आसपास कई मजबूत आदमी उस घूर रहे थे। पेंगडा को खुद को शांत रखने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसने अपना सर पकड़ा, उस हिलाते हुए। मुझे सिर्फ अपना नाम पेंगडा याद है। बाकी, डैम इट, मुझे कुछ भी क्यों नहीं याद है? नहीं, तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो? ये बहुत निराशाजनक है। सब आपस में डिस्कस करने लगे। दाढ़ी वाले आधे उम्र के आदमी ने पेंगडा को गहरी नजर से देखा। उसकी गिल में तेज रोशनी चमकी। जब तुम्हें कुछ याद नहीं है तो भूल जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम एक दिन अपनी याददाश्त वापस पालोगे। अब तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? क्या तुम मेरे व्यापारी कारवान के साथ सफर करना चाहते हो? पेंगडा ने तेजी से सर हिलाया। उस अकेले रेगिस्तान में सफर करने की हिम्मत नहीं थी। अंकल मोली, मैं आपकी जान बचाने का ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। आप जहां भी जा रहे हैं, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अब नहीं पता कि कहां जाना है। उसके चेहरे पर एक खोया हुआ एक्सप्रेशन था, लेकिन उसने सच कहा। वो अभी अभी इस दुनिया में आया था, उस नहीं पता था कि क्या करना है। तो हमारे साथ चलो। मोली ने सर हिलाया, अपने पास खड़े एक व्यक्ति को निर्देश देते हुए। इस बच्चे पेंगडा के लिए एक ऊंट का इंतजाम करो। जी, किसी ने तुरंत जवाब दिया। बच्चे, मेरे साथ आओ। पेंगडा को ऊंट के पास ले जाया गया। वो बड़ी बड़ी ऊंट से घूरता रहा, हैरान महसूस करते हुए। ये एक ऊंट है जो गू मास्टर यूज यहां लाया था। उस अजीब लगा। बच्चे, क्या तुम सच में वेस्टर्न डेजर्ट से हो? तुम्हें फायर पिट कैमल के बारे में भी नहीं पता? फायर पिट कैमल की कोई कुबाद नहीं थी, बल्कि उसकी पीठ अंदर की तरफ धंसी हुई थी, एक अंडाकार गड्ढा बनाती हुई। ऊंट पर सवार व्यक्ति यूएस गोल गड्ढे में लेट जाता, नर्म रोएं और गर्म शरीर के तापमान के साथ। ये बहुत आरामदायक था। गू मास्टर ने तेजी से गोल गड्ढे में सामान पैक करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर एक टेंट बना दिया। समा का एक हिस्सा ऊंट के किनारों और टेंट के नीचे बांध दिया गया। पेंगडा ने दर्द में होने का नाटक जारी रखा और कहा, मुझे याद नहीं है, डैम इट, मुझे कुछ भी याद नहीं है। असगू मास्टर ने यूएस पर एक नजर डाली। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या भूले हो, लेकिन ये याद रखना, हमारे लीडर ने तुम्हारी जान बचाई है। जब से तुम हमारे कारवान में शामिल हुए हो, तुम हमारा खाना खा रहे हो, हमारा पानी पी रहे हो और हमारे क्वार्टर्स में रह रहे हो। तुम्हें काम करना पड़ेगा, समझे? पेंगडा ने तेजी से सर हिलाया। बिल्कुल, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गू मास्टर ने हल्के से सर हिलाया, थोड़ी संतुष्टि दिखाते हुए। लेकिन इस समय दाढ़ी वाले आदमी की आवाज सुनाई दी। उसके लिए मुश्किल मत बनाओ, इस नौजवान को अभी आराम करने दो और उसकी मानसिक थकान से रिकवर होने दो। इस बड़े रेगिस्तान में हमारा मिलना किस्मत की बात थी। यहां जीना आसान नहीं है, चाहे तुम कोई भी हो। गू मास्टर ने आ भरी और कहा, लीडर, आप अभी भी कितने दयालु हैं। पेंगडा ने यह सुना, यूज मोली के प्रति और गहरा आभार महसूस हुआ। उसने जोर से चिल्लाया, अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। मोली जोर से हंसा। अच्छा है बच्चे, जाओ और अपने ऊंट पर रिकवर हो जाओ। इसके बाद उसने सब पर चिल्लाया, हमने काफी आराम कर लिया है, चलो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इस तरह ऊंटों की घंटियां बजने लगी जब व्यापारी कारवान फिर से आगे बढ़ा, इस विशाल रेगिस्तान पर सफर करते हुए। पेंगडा फायर पिट कैमल की पीठ पर लेटा हुआ था, उस बहुत आराम महसूस हो रहा था।
अकेले होने के बाद वो ये देखकर हैरान था कि उसका शरीर उसका असली शरीर नहीं था, ये एक ऐसा शरीर था जो इस दुनिया का था। उसकी त्वचा धूप से तन होकर भूरी हो गई थी, उसके हाथ पैर मोड़द, उसके जोड़ उभरे हुए थे। तो सिर्फ मेरी आत्मा यहां आई है, मैं इस दुनिया के एक निवासी के शरीर में आ गया हूं। कोई हैरानी नहीं कि मैं उनकी भाषा बोल सकता हूं। दुख की बात है कि मुझे इस निवासी की यादें नहीं मिली, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। मेरा असली शरीर कमजोर था क्योंकि मैंने यूज ट्रेन नहीं किया था, लेकिन यह शरीर बहुत मजबूत और जवान भी है। पेंगडा सो नहीं सका। अपने शरीर की जांच करने के बाद उसने आसपास देखना और इस दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। रेगिस्तान में कुछ नहीं था, लेकिन मुसाफिर उसके लिए काफी एड़ी खोलने वाले थे। फायर पिट कैमल का खाना असल में कुछ चमकीले लाल कोयले थे। व्यापारी कारवान के लोग बिना कुछ किए पानी बना सकते थे, उन्हें ओएसिस या पानी के स्रोत ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इस रेगिस्तान में घूमना उनकी वजह से बहुत सुरक्षित था। रात तक उन्होंने डिनर बनाना शुरू कर दिया। एक गू मास्टर ने रेगिस्तान में कुछ बीज बोए और कुछ ही सांस में पेड़ उग गए जिनके ऊपर फल लगे हुए थे। पेंगडा को नहीं पता था कि यह कौन सा फल था, लेकिन उसका गुड़ा नर्म और मीठा था, यह खुशबूदार था और उसके पेट को संतुष्टि से भर दिया। पेंगडा इस दुनिया की हर छोटी छोटी डिटेल पर हैरान था। जब वो डिनर खा रहा था तो वो लीडर मोली से पूछे बिना नहीं रह सका, बच्चे, लगता है तुम सच में अपनी याददाश्त खो चुके हो। हम गू मास्टर्स हैं, ये गू मास्टर के तरीके हैं। मोली ने पेंगडा को एक अजीब नजर से देखा। गू मास्टर? ये पहली बार था जब पेंगडा ने ये शब्द सुना था। मोली का एक्सप्रेशन अब और भी अजीब हो गया जब उसने पेंगडा की तरफ इशारा किया। बच्चे, तुम भी एक गू मास्टर हो, बल्कि तुम एक रैंक 2 गू मास्टर हो। क्या? पेंगडा हैरान रह गया। कुछ समझने के बाद पेंगडा को समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, वो और भी उत्साहित हो गया। तो इस दुनिया के कुछ लोगों को गू मास्टर्स कहा जाता है। वो गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके कल्टिवेट कर सकते हैं। गू मास्टर्स रैंक 1 से 9 तक होते हैं। कारवान के ZY एडिटार सदस्य रैंक 2 के हैं। अंकल मोली सबसे ज्यादा रैंक 3 पर हैं। जबकि मैं एक रैंक 2 गू मास्टर हूं, या यूं कहूं, इस शरीर का असली मालिक एक रैंक 2 गू मास्टर था। जब गू मास्टर्स रैंक 6 तक कल्टिवेट करते हैं तो उन्हें गू इमोर्टल्स के नाम से जाना जाता है। वो पहाड़ों और समुद्रों को पलट सकते हैं, वो सितारों और चांद को इकट्ठा कर सकते हैं। रैंक 9 तक वो इस दुनिया में इनविंसिबल हो जाएंगे, बेजोड़ और अप्रतिम। हे भगवान, ये कितनी शानदार दुनिया है। जब स्वर्ग ने मुझे यहां ट्रांसमाइग्रेट किया है तो मेरे आने का कोई कारण जरूर होगा। मैं जरूर अनोखा होऊंगा, मैं जरूर सबसे ऊपर उठूंगा। सही है। एक बार जब मुझे रैंक 9 कल्टिवेशन मिल जाएगी, मैं इस दुनिया में इनविंसिबल हो जाऊंगा। वो एहसास बहुत कमाल का होगा। पेंगडा की असली दुनिया में वो एक बहुत ही साधारण इंसान था। वो एक अनाथ था जिसके ना माँ बाप द, ना प्रेमी, ना ही कोई और रिश्ता। वो बेहद उत्साहित था। रात तक वो थकान का सामना नहीं कर सका, वो गहरी नींद में सो गया। जो उस नहीं पता था वो ये था कि व्यापारी कारवान के गू मास्टर्स उसके बारे में बात कर रहे थे। इस बच्चे ने सच में अपनी याददाश्त खो दी है। वे क्या कहूं, वो सच में लकी है या अनलकी? क्या वो सच में एमनीजियाक है या नाटक कर रहा है? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने देखा, वो फायर पिट कैमल्स और हमारे गू मास्टर के तरीकों से बहुत हैरान था। इसका नाटक होने की संभावना कम है। चाहे उसने अपनी याददाश्त खो दी हो या नहीं, वो अभी भी एक रैंक 2 गू मास्टर है। वो हमारे काम आएगा, उस बचाने में कोई नुकसान नहीं था। मोली ने कहा। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता था। गू मास्टर्स मोर्टल्स से कहीं ज्यादा कीमती थी। अगर पेंगडा एक मोर्टल होता तो इन गू मास्टर्स ने यूज जिंदा पाकर बचाने की जहमत नहीं उठाई होती। लेकिन जब से वो एक गू मास्टर था, उनके लिए उसकी वैल्यू थी। इसलिए यूज ऊंट पर सफर करने की इजाजत मिली और उनसे खाना और पानी भी मिला। जब वो बात कर रहे थे, मोली अचानक से चिंतित हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सुनो, क्या तुम सबको कुछ सुनाई दे रहा है? सबके चेहरे बदल गए। अगले हाइपैल, ये आवाज और तेज हो गई। ये इतना बड़ा हंगामा था कि स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। डैम इट! ऐसा लगता है एक तूफान है, एक सुपर साइज तूफान। ये एक रेगिस्तान है, यहां तूफान क्यों ना रहे हैं? जल्दी करो, कारवान को बचाओ और यहां से निकलो। गू मास्टर्स जल्दी से टेंट से बाहर निकले, लेकिन एक बार बाहर आने के बाद वो हक्का बक्का रह गए। एक अनंत की टाइड हर दिशा से आ रहा था। ये एक विशाल सुनामी जैसा था जो स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गया। ची टाइड हर जगह था। ये अपने साथ रेत ले आ रहा था और उसकी ताकत अजीम थी। गू मास्टर्स के चेहरों पर बेहद हैरानी के भाव थे।
ये किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा बड़ी आफत थी। एक पाल में गू मास्टर्स को मौत का गहरा खतरा महसूस हुआ। व्यापारी कारवान बर्बाद हो चुका था, वो अब सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते थे। भागो! मोली ने अपने दांत पीसे। उसके शब्दों के खत्म होने से पहले ही वो अपनी पूरी ताकत से तेजी से पीछे हट गया। दूसरे गू मास्टर्स ने तेजी से रिएक्ट किया और उसकी नकल करते हुए भाग निकले। छोड़े गए व्यापारी कारवान में मॉर्टल्स चिल्ला रहे थे, ऊंट भी घबरा गए थे। वो अब लाचार उनके लिए सिर्फ मौत इंतजार कर रही थी। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच पेंगडा अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। इस जानलेवा खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। चैप्टर 1968 स्पेक्ट्रल सोल का शिकार आसमान काला था, सिर्फ 2-3 हल्की सितारों की चमक थी। यह ब्लैक हेवन था। आसपास शांति थी। 3 गू इमॉर्टल्स ब्लैक हेवन में चुपके से आगे बढ़ रहे थे। बाईं तरफ एक बूढ़ा कबडा गू इमॉर्टल था। उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां थीं। वो एक लकड़ी की तरह पतला और सूखा था। वो सच में एक ऐसे आदमी जैसा लग रहा था जो अपनी कब्र में कदम रखने वाला हो। दाईं तरफ एक महिला इमॉर्टल थी। उसकी फिगर ग्रेसफुल थी और उसके बाल कमर तक लंबे और उसने एक खूबसूरत बैंगनी रोब पहना हुआ था। उसकी उड़ गहरी झीलों जैसी थी। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। और बीच में एक काले रोब वाला गू इमॉर्टल था। वो एक आधे उम्र के आदमी जैसा दिखता था जिसका चेहरा पीला था। उसके काले बाल सीने तक लंबे उसके पूरे शरीर के चारों तरफ एक गहरा और ठंडा मारने का इरादा था। वो ओल्ड मैन जेंग युआन, फेरी जीवे और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल थे। तीनों ब्लैक हेवन में चुपके से आगे बढ़ रहे थे। इस समय स्पेक्ट्रल सोल रुका और साफ साफ बोला, ये फिर से आ गया। फेरी जीवे और ओल्ड मैन जेंग युआन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने स्पेक्ट्रल सोल को गार्ड किया और अपने डिफेंसिव मेथड्स लगाने लगे। जल्द ही तीनों इमॉर्टल्स ने एक जोर की आवाज सुनी। अगले हाइपैल एक विशाल और जंगली की टाइड हर दिशा से आया। जहां भी की टाइड गया, जीवित प्राणी मर गए। ये एक भयानक दृश्य था। ची टाइड तीनों इमॉर्टल्स की तरफ टकराया। कई मिनट बाद वो उनके पास से गुजर गया। तीनों स्पेक्ट्रल सोल साहित ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्होंने अपने डिफेंसिव मेथड्स को कैंसिल कर दिया और फिर से बाहर आए। ओल्ड मैन झेंग युआन ने की टाइड की तरफ लोगों के प्रति दुख के भाव से देखा। उसने गहरी आह भरी। 5 रीजन्स के एक होने के बाद ऐसा बदलाव हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर में ची टाइड्स उठेंगे, पूरी दुनिया में जंगली तरीके से घूमते हुए। सिर्फ 5 रीजन्स हाई नहीं, यहां तक कि डू हेवेंस को भी नहीं बख्शा गया। वो जहां भी जाते हैं वहां तबाही मचाते हैं। ना जाने इससे कितने लोग दुखी होंगे। भले हाई ओल्ड मैन झेंग युआन स्पेक्ट्रल सोल के अधीन था, वो सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल के प्रति पूरी तरह से वफादार था। उसकी असली पर्सनैलिटी नहीं बदली थी। फेरी जीवे की एक अनिश्चितता से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ डिड्यूस कर रही हो, लेकिन उसने जल्द ही निराशा में हार मान ली। फेरी जीवे ने एनालाइज किया, 5 रीजन्स के हेवन और अर्थ की अलग अलग होते हैं। इसलिए जब गू इमॉर्टल्स अलग अलग रीजन्स में जाते हैं, वहां के हेवन और अर्थ की को अब्जॉर्ब करने से उनके इमॉर्टल एपर्चर में समस्या होती है। यही कारण है कि गू इमॉर्टल्स को अक्सर ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के लिए अपने रीजन में वापस आना पड़ता है। हेवन और अर्थ की में अंतर ने हाई रीजनल वॉल्स को बनाया था। फ्लैट जब 5 रीजनल वॉल्स चली गई हैं, 5 रीजन्स के हेवन और अर्थ की एक हो रहे हैं। यही इन ची टाइड्स के जन्म का कारण है। लेकिन ये कैलकुलेट करना असंभव है कि ये की टाइड का फिनोमिनन कब तक चलेगा, या ये मजबूत होगा या कमजोर। हम एक ट्रेंड का भी अनुमान नहीं लगा सकते। इस सवाल का नतीजा डिड्यूस करने के लिए शायद प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की जरूरत थी। आखिरकार की पाथ की सबसे गहरी समझ उसी को थी। उसके अलावा स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी इतना बड़ा डिटेक्शन कर सकती थी। स्पेक्ट्रल सोल ने ठंडे से नाक सिकोड़ी। उसकी आवाज बैठी हुई और बर्फीली थी। ये की टाइड हमारे लिए एक रुकावट है। ये जहां भी जाता है, सोल बीस्ट उसका सामना नहीं कर पाते। यहां तक कि अगर वो बच भी जाते हैं, उनके सोल कॉज डैमेज हो जाएंगे। स्पेक्ट्रल सोल अब अपनी ताकत वापस पाना चाहता था। आत्माओं को निगलना सबसे तेज तरीका था। मूल रूप से वो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ को वापस लेना चाहता था, लेकिन उस सच में चुपके से हटा दिया गया था। हेवनली कोर्ट में लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। स्पेक्ट्रल सोल की मौजूदा हालत में वो जल्दबाजी में एक्शन नहीं ले सकता था। इसलिए वो अपने डू सबॉर्डिनेट्स को लेकर हेवनली कोर्ट से निकल गया और ब्लैक हेवन में आ गया। उन्होंने सोल बीस्ट्स का शिकार करने की तैयारी की। ब्लैक हेवन के अंदर अनागिनत सोल बीस्ट्स जो झुंड बनाते थे। वो अक्सर ब्लैक हेवन में घूमते जहां नेदर एंड्स रास्ता बनाते उनके झुंड में अक्सर लाखों या करोड़ों सोल बीस्ट्स होते थे। मास्टर,
कि टाइड एक आफत है, कृपया हमें आपकी मदद करने के लिए रहने दें। ओल्ड मैन झेंग युआन ने एक वफादार सेवक के रूप में सलाह दी। स्पेक्ट्रल सोल ने ठंडे से नाक सिकुड़ी, मेरे पास रहने से क्या फायदा? मैं अकेला ही काफी हूं, इसके अलावा मेरे पास तुम दोनों के लिए काम है। ओल्ड मैन झेंग युआन और फेरी जी वे ने एक दूसरे को देखा और कहा, कृपया हमें अपने निर्देश दें, मास्टर। स्पेक्ट्रल सोल ने अणिल सिकोड़ी और अजीब ढंग से बोला, उस वक्त मैंने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को रिफाइन करने के लिए अपनी संपत्ति खर्च की, यूज फैंग युआन के लिए छोड़ दिया ताकि वो एक पूरा अदरवर्ल्डली डेमन बना सके। ए फ्लैट जब फेट गू नाश्त हो चुका है, प्लान सफल हो गया, अब सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को वापस लेने का समय है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों फैंग युआन को ढूंढो और जिंदा पकड़ो, मैं यूस वापस सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू में रिफाइन कर दूंगा। स्पेक्ट्रल सोल की ताकत अब सबसे कम थी, वारना वो हेवनली कोर्ट की लड़ाई के दौरान हाई एक्शन ले लेता। अगर वो अब मजबूत होना चाहता था तो 3 जरूरी चीजें थी, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ड्रीम रेल्म्स और सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर। ए फ्लैट जब डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ चला गया था, स्पेक्ट्रल सोल को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वो उसकी जगह सोल बीस्ट का इस्तेमाल कर सकता था। उसके ZY एडिटर ड्रीम रेल्म्स फैंग युआन ने ले लिए थे। भले हाई फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट की लड़ाई में उनका एक हिस्सा इस्तेमाल किया, बाकी अभी भी फैंग युआन के पास स्टोर थे। स्पेक्ट्रल सोल को अपने ड्रीम रेल्म्स वापस लेने की जरूरत थी, सिर्फ अपने ड्रीम रेल्म्स के साथ ही वो सभी पाथ्स में ग्रेट ग्रैंड मास्टर का अपना अटेनमेंट लेवल वापस पा सकता था। इसके अलावा सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर भी जरूरी था, ये सुनिश्चित कर सकता था कि स्पेक्ट्रल सोल तेजी से अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच जाएगा। स्पेक्ट्रल सोल के पास ये मानने का कारण था कि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को फैंग युआन ने अच्छी तरह से डेवलप किया था। अगर वो उस वापस ले पाता तो ये फैंग युआन की मेहनत हासिल करने के बराबर होता। अगर वो तीनों जरूरी कुंजियां वापस पा लेता तो स्पेक्ट्रल सोल टॉप पर पहुंच जाता, वो इस दुनिया में अनस्टॉपेबल हो जाता। वो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ को ढूंढ नहीं सका, लेकिन ड्रीम रेल्म्स और सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर दोनों फैंग युआन के हाथों में थे। ये समझने वाली बात थी कि स्पेक्ट्रल सोल ने सबसे पहले फैंग युआन को टारगेट किया। ओल्ड मैन झेंग युआन ने चिंतित होकर याद किया, मास्टर, फैंग युआन से निपटना चाहते हैं? इस डेमन ने फेट गू को नाश्त करने के बाद वो तुरंत हेवनली कोर्ट से चला गया और बाद की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। उसने तब बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया, किसी को नहीं पता कि वो उसके बाद कहां गया। स्पेक्ट्रल सोल ठंडे से मुस्कुराया, वो हेवन पाथ डाओ मार्क्स के कारण है, फैंग युआन मुश्किल से खुद को बचा सकता था, यूज वो चॉइस लेना पड़ा। जब से वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा विजडम गू पर लगाए गए अरेंजमेंट को समझ सकता था और इसलिए उस बिना हिचकिचाए रिफाइनमेंट में इस्तेमाल किया, वो नेचुरली मेरे सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू में लगाए गए अरेंजमेंट्स का भी अनुमान लगा सकता है। इसलिए गू रिफाइन करते समय उसने मुझे रोकने के लिए रेड लोटस का तरीका इस्तेमाल किया। फैंग युआन बहुत छलक है, उसने दूसरों की ताकत उधार लेकर मेरे प्लान को नाकाम कर दिया। रेड लोटस भी यही होता देखना चाहता था। HMPH, फैंग युआन से निपटने के बाद मैं इस बूढ़े बदमाश रेड लोटस से निपटूंगा। स्पेक्ट्रल सोल और रेड लोटस ने मिलकर फेट गू को हमेशा के लिए नाश्त कर दिया। ए फ्लैट जब प्लान सफल हो गया, स्पेक्ट्रल सोल और रेड लोटस फिर से दुश्मन बन गए। डू शेर एक पहाड़ पर नहीं रह सकते, डू वेनरेबल्स की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अब हम फैंग युआन को कैसे ढूंढेंगे? फेरी जी वे को सर दर्द महसूस हुआ। ऐसा क्यों था कि साइड बदलने और हेवनली कोर्ट को धोखा देने के बाद भी यूस इस परेशानी भरी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जब वो हेवनली कोर्ट में थी, उसने फैंग युआन से निपटने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। एक विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट के रूप में उसने फैंग युआन के खतरे को बहुत पहले ही देख लिया था। लेकिन तो क्या? फैंग युआन छुपने और खुद को छुपाने में बहुत अच्छा था, उसका सबसे माहिर विजडम पाथ एस्पेक्ट डिडक्शंस को ब्लॉक करना था। और वो बहुत सतर्क था, उसने कभी कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा। यहां तक कि अगर हेवनली कोर्ट यूज ढूंढना चाहता तो वो लाचार और अनजान थे। जैसे कि मानवता के पास इमॉर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स द जिनका वेरिएंट ह्यूमंस सामना नहीं कर सकते थे, वो छुप गए और प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल को भी उनके खिलाफ कोई विकल्प नहीं छोड़ गए। फेरी जी वे के पास जरूरी सुराग की कमी थी, वो फैंग युआन की लोकेशन डिड्यूस नहीं कर सकती थी। ये हाल तब था जब वो हेवनली कोर्ट में थी, अब तक ये अभी भी सच था। इसलिए यूज स्पेक्ट्रल सोल से मदद लेनी पड़ी, उम्मीद थी कि इस डेमन वेनरेबल की आत्मा के पास उससे निपटने का कोई तरीका होगा। लेकिन इस सवाल के खिलाफ, यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू उसने खुद रिफाइन किया था,
उसने सॉवरन इमॉर्टल बॉडी को महसूस करने के लिए एक अरेंजमेंट किया था। लेकिन हेवन पाथ डाओ मार्क्स को फैंग युआन द्वारा अब्जॉर्ब करने के बाद उसने अपना तरीका खो दिया। कनेक्शन पूरी तरह से कट गया था। आखिरकार स्पेक्ट्रल सोल ने आदेश दिया, हम फिलहाल फैंग युआन को ढूंढ नहीं सकते, हमें उस सामने आने के लिए मजबूर करना होगा। कैसे? फैंग युआन एक अकेला डेमन है, उसका कोई लगाव नहीं है। यहां तक कि अगर उसके दोस्त या परिवार होते, उसकी क्रूर प्रकृति के साथ अगर हम उस धमकी देंगे तो वो सामने नहीं आएगा। ओल्ड मैन झेंग युआन बहुत परेशान महसूस कर रहा था। स्पेक्ट्रल सोल ने ठंडे से नाक सिकोड़ी। हेवनली कोर्ट की लड़ाई के दौरान सबने फैंग युआन को फेट गू को नाश्त करते हुए किलर मूव एवरीबॉडीज विजन के जरिए देखा था। तुम जाकर सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का राज फैला दो, दुनिया में सबको बता दो कि फैंग युआन रैंक 8 तक पहुंच सका और फेट को नाश्त कर सका, क्योंकि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर्स को निगल सकता है ताकि ट्रिब्यूलेशन से बच सके और अपनी कल्टिवेशन लेवल तेजी से बढ़ा सके। थोड़ी देर में फैंग युआन को अपनी जान बचाने के लिए इमॉर्टल एपर्चर्स को निगलना पड़ेगा। जो कोई भी फैंग युआन को मारेगा, यूज अनागिनत वेनरेबल इनहेरिटेंसेस मिलेंगी, वो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का भी मालिक बन जाएगा, वो एक वेनरेबल बनने के लायक हो जाएगा और दुनिया में इनविंसिबल बन जाएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद स्पेक्ट्रल सोल ने जारी रखा, इस मामले में फैंग युआन सबका दुश्मन बन जाएगा। हमें सबको उसकी मौजूदा कमजोरी के बारे में भी बताना होगा कि हेवन पाथ डाओ मार्क्स की परेशानी के कारण उसके पास कोई बैटल स्ट्रेंथ नहीं है। अगर नहीं तो वो गु रिफाइन करने के तुरंत बाद भाग नहीं जाता। दुनिया में सबकी मदद से उस ढूंढने पर फैंग युआन कहां छुप सकता है? भले ही वो थोड़ी देर के लिए छुप सके, वो हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। तुम दोनों जाकर मेरे छोड़े हुए गुप्त खजान को ढूंढोगे। जो कल्टिवेशन रिसोर्सेज मुझे सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु रिफाइन करते समय नहीं चाहिए थे, वो वहां रखे हैं, वो कम कीमत के नहीं हैं। इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम शैडो सेक्ट को फिर से बना सकते हो और मेरे लिए और सदस्य भारती करने में मेरी मदद कर सकते हो। फैंग युआन के सबॉर्डिनेट्स जैसे बाइनिंग बिंग और ही लूलन सब अभी बाहर हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो हमें फैंग युआन के सुराग मिल सकते हैं। ओल्ड मैन झेंग युआन और फेरी जीवे ने तेजी से जवाब दिया। स्पेक्ट्रल सोल ने अपने पैरों की तरफ नीचे देखा, उसकी नजर अंधेरे को चीरती हुई और 5 रीजन्स को देखती हुई लग रही थी। 5 रीजन्स एक हो गए, हेवन और अर्थ की एक हो रहे हैं जबकि टाइड्स बनते हैं और दुनिया भर में फैलते हैं। अगर हेवन और अर्थ की पूरी तरह से नहीं मिलते तो शांति नहीं होगी। ये ऐसा होगा जैसे 5 रीजनल वॉल्स पतली हो गई हैं और पूरे 5 रीजन्स में फैल गई हैं। इसलिए 5 रीजन्स के गु इमॉर्टल्स अपने इमॉर्टल एपर्चर्स में झटके महसूस करेंगे जब डुकी टकराएंगे। उन्हें अब आराम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इमॉर्टल एपर्चर की नींव जितनी मजबूत होगी, उन्हें उतना ही लंबा आराम करना पड़ेगा। फैंग युआन को बहुत लंबे समय तक छुपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों एक्स हेवनली कोर्ट मेंबर्स हो, तुम्हारे पास फैंटम एपर्चर्स दी, इसलिए तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हमें इस समय का फायदा उठाना होगा, मेहनत करो। जैसा मास्टर का आदेश। फेरी जी वेई और ओल्ड मैन झेंग युआन ने सम्मान से जवाब दिया। स्पेक्ट्रल सोल ने अपनी आस्तीनें लहराई, तो तुम अभी भी यहां क्यों हो? मास्टर, अपना ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। फेरी जी वेई और ओल्ड मैन झेंग युआन तेजी से निकल गए। चैप्टर एंड।